मैं पहले इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का सोच रहा हूँ कि ओवरव्यू दे दूँ कि बीपीएससी के लिहाज से क्या क्या पढ़ना इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब लोग रेडी? रेडी 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 रेडी। ओके, चलिए ठीक है। तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की बात करें तो यह 1885 से शुरू होता है। उससे पहले हम लोग देखते हैं बाकी जितना भी पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर के और 1947 तक पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, उससे पहले आपका 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है ज़रूर। आपका जो यूरोपियन कंपनीज का जो भारत में आगमन होता है, चाहे वो डच कंपनी हो, फ्रांसीसी कंपनी हो, पुर्तगाली हो, या फिर आपके अंग्रेज हो, तो या फिर फ्रांसीसी हो, तो ये इम्पोर्टेंट जरूर है। और ख़ास करके उनका जो पटना में मुख्यालय था या फिर पटना में जो उनकी फैक्ट्री थी, उसका लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो हमारा बंगाल का जो इतिहास है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार जो है वो बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था। और उसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है आपका पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। खास करके बक्सर का युद्ध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बक्सर बिहार में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके अलावा बाकी टीपू सुल्तान वगैरह से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, मैसूर का इतिहास हो या फिर सिख धर्म का इतिहास हो। सिख धर्म में खास करके जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, इसलिए वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके कुछ जो सिख गुरु जितने भी हुए हैं, उन्होंने जैसे खालसा पंथ की स्थापना किसने की, गुरु अर्जुन देव को फांसी पर किसने लटकाया, है ना, औरंगजेब ने किसको फांसी पर लटकाया, या फिर जो आपका कहा जाता है 3 क कहा जाता है, केस, कंघा और कटारी, तो इसका इस्तेमाल किस सिख धर्म के गुरु ने सबसे पहले शुरू करवाया था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये सब निश्चित तौर पर पूछा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग तो थोड़ा बहुत आपका हैदर अली वगैरह से पूछा जाता है। हैदर अली हो गया, उसके बाद फिर आगे चलते हैं तो मीर जाफ़र हो गया, मीर कासिम हो गया, ये सबसे पूछा जाता है। जैसे मीर जाफ़र से पूछ लिया जाता है कि क्लाइव लॉयड का जैकॉल किसको कहा जाता है, तो वो मीर जाफ़र को कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो वहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय, अंतिम वायसराय, ये सब क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो वो आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट? उसके बाद फिर आपका कुछ प्रथा है जिसकी समाप्ति की खास ये गवर्नर जनरल या फिर वायसराय ने कराई। जैसे आपका ठगी प्रथा है, कर्नल स्लीबन की सहायता से उसको खत्म करवाया गया था। विधवा पुनर्विवाह है, इसके लिए कानून लागू किया गया। सती प्रथा की समाप्ति हुई। तो ये सब चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका लॉर्ड डलहौजी से, क्योंकि उसके शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। पहला तो आपका डाक तार का शुभारंभ जो हुआ वो उसके टाइम पे हुआ, रेलवे का जो शुभारंभ हुआ वो उसके टाइम पे हुआ, हड़प की जो नीति थी वो भी उसी के टाइम पे आई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसको कहा जाता है ना, तो वो भी उसी के टाइम, जिसको व्यापकता का सिद्धांत भी कहा जाता है हिंदी में, तो वो भी उसी के टाइम में आया। तो लॉर्ड डलहौजी से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। और बहुत आपका ये जो है क्या बोलते हैं उसको, पीएनडब्ल्यू पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो होता है, पीडब्ल्यूडी की स्थापना जो हुई वो भी डलहौजी के टाइम पे हुई। तो इससे क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा जाता है महत्वपूर्ण घटनाओं के टाइम पे कौन से गवर्नर जनरल या वायसराय रहे। जैसे 1857 की क्रांति के समय कौन सा गवर्नर जनरल था, तो आपका कौन था बताइए, किसी को पता है? कर्जा। कौन? क्या बताएं मधु जी? सर कर्ज।
कर्जन। कर्जन। लॉर्ड हेलो मधु जी। लॉर्ड कैनिंग थे क्या? क्या नहीं, कंफर्म बताओ। नहीं, चार्ल्स कैनिंग। यही दिक्कत होती है, कंफर्म बताना चाहिए था ना। लॉर्ड कैनिंग ही थे, जो कि भारत के, ओके। जी हाँ, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और भारत के प्रथम वायसराय भी थे, लॉर्ड कैनिंग। और उन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई थी और उसके जस्ट बाद 1858 का एक्ट आया था, जिसके तहत भारत का जो प्रशासन है वो कंपनी के हाथों से छीन करके और ब्रिटिश हाथों में दे दिया गया था। यानी कि ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट अंडर में प्रशासन चला गया था। भारत की जो आपकी ब्रिटेन की महारानी होती थी वो प्रशासन संभालने लगी थी, ठीक है। और उसी 1858 के एक्ट के अंतर्गत ही एक पोस्ट का गठन किया गया था जिसका नाम था भारत सचिव, ठीक है। इंडिया का सेक्रेटरी हुआ करता था भारत सचिव। जैसे बाद में हम लोग जब कानून पढ़ते हैं 1909 का मार्ले मांटो अधिनियम पढ़ते हैं, मार्ले मिंटो अधिनियम, तो वहां पर हम देखते हैं कि लॉर्ड मिंटो जो है वो भारत के वायसराय है, जबकि मार्ले जो है वो भारत सचिव है। उसी तरह से 1919 का जब हम लोग पढ़ते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी देखते हैं कि आपके जो मॉन्टेग्यू हैं वो भारत सचिव होते हैं और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो होते हैं वो उस समय भारत के वायसराय होते हैं, ठीक है। तो 1858 ईस्वी का जो एक्ट था उसी के अंतर्गत हमारे यहाँ भारत सचिव का पोस्ट गठित किया गया था। और वो क्या होते थे, ब्रिटिश संसद के सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। तो हमारे यहाँ प्रशासन जो है ब्रिटेन की महारानी चलाती थी भारत सचिव के माध्यम से, और वो भारत सचिव जो होता था वो ब्रिटेन की संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था, उत्तरदायी होता था, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग से भी सवाल पूछा जाता है। उसी तरह से जैसे और भी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन था, कोई बता सकता है? सब अगर वीडियो ऑन कर लेते ना तो मैं क्वेश्चन पूछता, सब लोग हाथ उठाते और फिर मैं नाम पुकार करके सबको बोलता कि हाँ आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। यदि संभव हो तो सब लोग अपना वीडियो ऑन कर ले। चेहरा भले ना दिखाए लेकिन हाथ दिखना चाहिए। इज इट पॉसिबल? मुझे केवल दो लोग दिख रहे हैं, एक शिवांगी है और एक शैलेंद्र सर है, तो फिलहाल तो उन्हीं को मैं देख सकता हूँ, वही हाथ उठा करके जवाब देंगे। बाकी लोगों को बीच में यदि कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। गुड़िया जी का भी दिख रहा है, चलिए हाथ तो आपका दिख जाएगा, चेहरा भले ना दिखे। चलिए, और मधु जी और नंदिनी जी यदि आप भी ऑन कर सके वीडियो तो अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। चंदन जी हैं क्या? चलिए ठीक है, तो 4 लोग का वीडियो तो आ रहा है। तो चलिए बताइए, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन थे? हाथ उठाइए। नोबडी? लॉर्ड डफरिन। ऐसा कहा भी जाता है कि कांग्रेस की जो स्थापना थी वो लॉर्ड डफरिन के विचारों की उपज थी। यह सीधा लाइन पूछ। सर एक्चुअली क्या है जी, कुछ चीज जो है ऑप्शन पे याद आता है। हाँ वो सही बात है, अभी जैसे डफरिन आपने बोला ना मुझे याद आ गया। जी तो कोई बात नहीं है, मैं टेस्ट कोई नहीं ले रहा हूँ, बस मैं रिवाइज आपको कराने आया हूँ। तो इसी तरह से डेली 2-4 चैप्टर का ना रिवीजन हम लोग कर लेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो वो क्वेश्चन ज़्यादा दिनों तक याद रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं अभी कोई रिवीजन करके नहीं आया हूँ, मैं भी जो पहले से पढ़ा हुआ हूँ उसी के आधार पर आपको बता रहा हूँ। किताब कॉपी भी मैंने खोला हुआ नहीं है अपने सामने, तो लगातार तो आपके साथ ही देख रहा हूँ। तंजीला जी अभी अभी आप आई हैं, तो यदि वीडियो ऑन कर सकती हैं आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम आपका हाथ दिखना चाहिए ताकि मैं जब सवाल पूछूं तो आप हाथ उठा करके और बता सके कि हाँ आपको जवाब पता है। यदि ये संभव है तो आप कर लीजिए।
वैसे मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो YouTube पर भी जाएगा, तो उस हिसाब से आप अपना चेहरा छुपा भी सकती है, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है, केवल आपका हाथ दिखना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है वो होती है आपका बंगाल का विभाजन। तो उस समय के बारे में भी पूछा जाता है कि बंगाल के विभाजन के समय कौन थे वायसराय? कोई बता सकता है? लॉर्ड कर्जन। हाथ उठाओ लॉर्ड पहले, कर्जन। सब लोग हाथ उठाएंगे। मैं जब पूछूंगा जिसका नाम लूंगा वही जवाब देगा, अगर एक से ज्यादा हाथ उठता है तो। ठीक है सर, आप भी थोड़ा सा कैमरा अपना वो कर लीजिएगा शैलेंद्र सर, थोड़ा सा कैमरा आप अपना टिल्ट कर लेंगे तो आपका चेहरा पूरा दिखाई देगा। हाँ, अब बहुत अच्छा दिख रहा है, थैंक यू सर। चलिए, इसके बाद की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है असहयोग आंदोलन, या फिर ये तो आपका 1909 में तो आपको पता चल ही जाएगा, लॉर्ड मिंटो थे वायसराय। 1919 में भी पता चल जाएगा। तो असहयोग आंदोलन के समय कौन थे वायसराय? अभी तो बताया मैंने। जेम्स फोर्ड ही थे। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूछा जाएगा। फिर आपका उससे पहले यदि आ जाए तो प्रथम विश्व युद्ध किसके कालखंड में हुआ था, उस समय वायसराय कौन था, ये पूछा जाएगा। फिर द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय कौन था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन थे वायसराय? 1939 से 1945 तक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय कौन थे वायसराय? लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे? नहीं नहीं, माउंटबेटन नहीं थे। माउंटबेटन बहुत बाद में आए थे, 46 में आए थे माउंटबेटन। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, याद रहेगा। चलिए, तो इसी प्रकार से पूछा जाता है। और भारत के विभाजन के समय या फिर भारत की स्वतंत्रता के समय तो माउंटबेटन थे, आप लोगों सब लोगों को पता होगा। अच्छा, प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे? आजादी के बाद। सी राजगोपालाचारी। जी, सी राजगोपालाचारी। पूरा नाम? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। गुड। तो इसी तरह से वायसराय के बारे में और गवर्नर जनरल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर। इसके बाद होता है आपका सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वो 1857 की क्रांति है। तो 1857 की क्रांति से क्या क्या? हाँ बोलो। एक मेरा डाउट था। हम कहीं पढ़े कि जो यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है उसमें जो डच है, तो कहीं पे ये मेंशन है कि 1602 और कहीं पे मेंशन है 1595। तो कौन सा सही है? आने का या फिर प्रथम फैक्ट्री का, दोनों दो चीजें होंगी। आगमन का, आगमन का। आगमन का वो 95 वाला होगा। ओके। 1594। क्या? 1394 है मेरे हिसाब से। हाँ, उसी तरह से है, अलग अलग किताब में अलग अलग मिलता है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोगों को याद जो रखना है वो फैक्ट्री याद रखना है। पुर्तगालियों का आगमन जरूरी है क्योंकि वो वहां पर देखते हैं हम लोग, वास्को डिगामा है, बार्थोलोम्यू डियोज है, तो वो सब का नाम भी आपको मिलता है। ठीक है। एक मैसेज आया है किसी का कि जब सब लोग अपना माइक ऑफ रखें और केवल एक ही माइक मेरा ऑन रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बात उनका सही है कि इको हो सकता है, यदि दो माइक एक साथ ऑन रहता है तो इको होने की संभावना होती है। ठीक है, तो जब मैं नाम लूँगा तभी आप लोग बोलेंगे, या फिर किसी को अगर कुछ कहना होगा तो हाथ उठाएंगे और फिर बोलेंगे। ठीक है, तो शिवांगी, तुम्हारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया? चलो ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ से पूछ सकते हैं। 1857 की क्रांति से पहले से किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो?
चलिए नहीं सर सक्रिय रूप से क्या होता है सर? क्या कोई क्वेश्चन पूछता है ना, सक्रिय रूप से इसने किसने भाग लिया? सक्रिय रूप से इस क्रांति में किसने 1857 की क्रांति में किसने भाग लिया सक्रिय रूप से? कहाँ से सर क्वेश्चन आता है ना, कहाँ से अलग अलग स्थानों के बारे में आएगा ना। जी सर, मतलब जैसे हो गया तात्या टोपे और कुछ नहीं तो वो अलग अलग स्थान से रानी आएगा, लक्ष्मीबाई अलग अलग स्थान से आएगा। जैसे झांसी से आता है तो रानी लक्ष्मीबाई ने सक्रिय रूप से भाग लिया, कानपुर से आता है तो आपके तात्या तोपे ने सक्रिय रूप से भाग लिया। थोड़ा उनका सहायता वीर कुंवर सिंह ने भी किया था और रानी लक्ष्मीबाई ने भी किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो अगर जगदीशपुर से आता है या फिर पटना से आता है या फिर बिहार से पूछा जाता है तो आपके वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। लखनऊ से पूछा जाएगा तो बेगम हजरत महल हो जाएंगी। ठीक है, हजरत महल के बारे में एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि उनके अल्पवयस्क पुत्र का क्या नाम था, तो बिजरिस कादिर था। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो स्थान जो है, प्लेस का नाम जरूर मेंशन होगा कि यहां से किसने सक्रिय रूप से भाग लिया। ठीक है, बाकी यदि क्रांति के बारे में पूछे कि क्रांति में किसने सक्रिय रूप से भाग लिया तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जितने मैंने अभी नाम लिए वो सब हो सकते हैं। तो उसमें सर ई ऑप्शन होगा क्या? हाँ, अगर चारों दे रहा है तो ई ऑप्शन हो जाएगा कि इनमें से सभी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सभी सक्रिय रूप से भाग लिए थे। चलिए, तो 1857 की क्रांति से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक तो तात्कालिक कारण पूछा जाएगा। बहुत कारण, अच्छा बोलो 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 शिवांगी, बोलो, हाथ उठा रही हो। जैसे हमको पहले डेट में वो था, उसी तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसका जो फैक्ट्री का स्थापना था, तो कहीं मेंशन है कि 1611 में मसूलीपट्टनम में है और कहीं मेंशन है कि 1600 में सूरत में है, 1608 में सूरत में है। तो कौन सा सही है? एक्चुअली क्या है कि वहां पर दो बातें हैं। सूरत और मसूलीपट्टनम के बारे में क्या है कि पहले फैक्ट्री बननी शुरू हुई थी सूरत में। ठीक है, पहले फैक्ट्री बननी शुरू हुई थी सूरत में, लेकिन बनकर तैयार हो गई पहले मसूलीपट्टनम की। ठीक है, तो इस कारण से कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले कहां पर खुला था और बाद में कहां खुला था। ठीक है, अभी डेट में कंफ्यूज कर रहा हूं, मतलब वो ईस्वी में कंफ्यूज कर रहा हूं, तो मैं देख करके बता दूंगा तुम्हें थोड़ी देर में। ठीक है, नहीं उसमें तो क्या है, 1608 में तो सर सूरत में जो स्टार्ट किया था उस जागीर के उसमें, और 1613 में वो बन के रेडी हुआ। हाँ सही, उससे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में हो गया। हाँ वही तो वहां पर कंफ्यूजन इसीलिए होता है कि बनना पहले शुरू कहीं और हुआ था और बनकर तैयार कोई और हो गया था पहले। ठीक है, तो इस कारण से कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है। अच्छा, एक और सवाल अभी तंजीला जी ने शायद मैसेज किया था कि अभी, हाँ उन्होंने मैसेज किया था कि कानपुर से नाना साहब ने भाग लिया था या तात्या तोपे ने। तात्या तोपे जो थे वो नाना साहब के ही सेनापति थे। ठीक है, तात्या तोपे जो थे वो नाना साहब के ही सेनापति थे। तो दोनों का नाम आप ले सकती हो, जैसा ऑप्शन में दिया रहा है उसके हिसाब से आप टिक लगाना। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। चलिए, तो यहां से क्वेश्चन कारण सबसे पहले तो पूछा जाएगा एनफील्ड राइफल वाला कि भाई तत्कालिक कारण क्या था, तो एनफील्ड राइफल वाला कारण था। ठीक है, ये तो सबको पता होगा कि उसमें एक चर्बी वाला कारतूस था जिसको दांत से खींचना पड़ता था, और ये अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं में अफवाह उड़ा दी गई कि उसमें सुअर का चर्बी लगा हुआ है, सॉरी गाय का चर्बी लगा हुआ है, और मुस्लिमों में अफवाह उड़ा दी गई कि उसमें जो है सुअर का चर्बी लगा हुआ है। और हो सकता है कि ये सच्चाई भी हो, लेकिन फिलहाल इतिहासकार जो है उसको अफवाह ही कहते हैं। तो इस कारण से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी और इसलिए उन्होंने उस बंदूक का प्रयोग करना बंद कर दिया या फिर करने इनकार कर दिया कि हम इस बंदूक का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसी कारण से जब धार्मिक भावनाएं आहत हुई उनकी, तो ये विद्रोह जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, इसके बाद कुछ तारीख पूछा जाता है कि दानापुर में या फिर पटना में कब विद्रोह की शुरुआत हुई। ठीक है, बिहार में भी पूछा जाता है कि कब बिहार में विद्रोह की शुरुआत हुई। ठीक है, तो वहां पर एक देवघर झारखंड का नाम आता है कि सबसे पहले शुरुआत जो है वो देवघर से ही हुई थी। ठीक है, तो उस समय तो बिहार और झारखंड एक ही था, तो इसलिए आप देवघर का जिक्र वहां कर सकते हैं।
और कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिहार में कहाँ कहाँ 1857 की क्रांति हुई थी, किस किस जिले में। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है, तो वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके अलावा दानापुर छावनी जो कि पटना के पास है, तो वहां पर विद्रोह कब हुआ था सैनिकों का, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी प्रमुख स्थल हैं वहां से किस किस ने सक्रिय रूप से भाग लिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका बिहार तो निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, इसके अलावा यूपी में भी आपका लखनऊ पूछा जाएगा, कानपुर पूछा जाएगा, झांसी पूछा जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे स्थान हैं जहां से जिसने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था उनका नाम पूछा जाता है। कुछ तो अब दक्षिण भारत से भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में भी थोड़ा बहुत आंदोलन का था, कुछ ना कुछ तो असर जरूर था। ठीक है, खास करके दक्कन भारत में जरूर था, तो वहां से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। इसके अलावा इसमें सर एक और क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ क्या, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, देखिए 1857 की क्रांति बिहार में किस जगह नहीं हुई या कौन सा जगह अप्रभावित है? हाँ वही कह रहा हूँ, मुंगेर वाला जो जगह है ना, मुंगेर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा सबसे कम प्रभावित रहा था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल सही बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। आगे जो है 1857 की क्रांति के परिणामों के बारे में पूछा जाता है, तो वहां पर सबसे महत्वपूर्ण परिणाम तो यही था कि कंपनी से शासन छीन करके और फिर ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ले आया गया था। ठीक है, तो मेनली वहां पर 1858 के एक्ट में जो जो प्रावधान थे उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें यह भी है कि जो ब्रिटिश सेना थी उसमें भारतीयों की संख्या काफी कम कर दी गई थी, खास करके सिख और राजपूत रेजिमेंट जो है वो एक तरह से समाप्त ही कर दिया गया था। ठीक है, और मुसलमानों की बहुत अधिक संख्या में भर्ती की गई थी। ठीक है, वैसे हिंदू और मुसलमान दोनों साथ मिलकर के लड़े थे 1857 की क्रांति में, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि मुस्लिम जो है वो उनके हितैषी हैं। ठीक है, या फिर मुस्लिम भी जो है वो बहुत हद तक बाद में भी हम लोग देखते हैं जब आगा खां का टाइम आता है या फिर आगे मोहम्मद अली जिन्ना का टाइम आता है, तो उन लोगों का मैंने उद्देश्य भी बताया है कि वो लोग ब्रिटिश सरकार की नीतियों से सहमत थे, या फिर वो लोग मानते थे कि अगर ब्रिटिश चले गए तो फिर हिंदू जो है उनके हाथ में सत्ता आ जाएगी और वो जो है फिर हमें जीने नहीं देंगे, और इस कारण से वो लोग मुस्लिम सत्ता चाहते थे। ठीक है, इसके अलावा उन लोगों को ऐसा लगता था, अच्छा वो लोग विरोध क्यों करते थे पता है, विरोध इसलिए करते थे, मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ। अरे मेरा नेटवर्क चला गया क्या, मेरा वीडियो ऑन क्यों नहीं हो रहा, सॉरी एक मिनट रुकिए। हाँ, वीडियो अचानक से ऑफ हो गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध इसलिए थे क्योंकि उन लोगों का मानना था कि जितने भी आपके दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे या फिर जो मुगल काल के सुल्तान थे वो सब मुस्लिम थे। ठीक है, तो उनको वो अपना पूर्वज मानते थे, बहुत सारे मुस्लिम जो भारत के थे, और उनका मानना था कि हमारे पूर्वजों को सत्ता से बेदखल करके अंग्रेज हमारी सत्ता पर काबिज हो गए और वो लोग भारत पर अपना अधिकार चाहते थे। मुस्लिम लोग, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जो भारत पर अपना अधिकार चाहते थे और इस कारण से अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। ठीक है, उनमें बहुत सारे मुस्लिम थे, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम ऐसे भी थे, अशफाक उल्लाह खान जैसे मुसलमान भी थे जो कि भारत की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ने को तैयार थे। बहुत सारे मुस्लिम भारत भक्त भी थे, देशभक्त भी बहुत सारे थे। और 1857 की क्रांति में खास करके हिंदू और मुसलमान दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई की थी। चाहे आप शौकतुल्लाह खान को देख लीजिए या फिर आप बेगम हजरत महल को देख लीजिए, इन सब ने कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो ये हो गया 1857 की क्रांति। यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाएंगे वो आपके वीर कुंवर सिंह को रिलेट करके पूछे जाएंगे। तो जगदीशपुर से उनका जो विद्रोह शुरू हुआ वो किस किस रास्ते कहाँ कहाँ गए और किसका किसका उनको सहयोग मिला, और वापस जब आए जगदीशपुर या फिर आरा जब आते हैं तो वहां पर फिर वो सरकार का स्थापना भी करते हैं अपना। ठीक है, और फिर किस नदी के किनारे उनका घोड़ा घायल होता है, उनके घोड़ा का क्या नाम था,
कितने किलो की तलवार थी, ये सब आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में मृत्यु हुई और किस तारीख को मृत्यु हुई, ये सब निश्चित तौर पर वीर कुंवर सिंह के बारे में बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। और किसी का माइक ऑन है शायद, चंदन जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। चंदन जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, CHA केवल दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। भाई साहब आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ थैंक यू वेरी मच। मैं आपको मौका दूंगा बोलने का, यदि आपको कुछ बोलना होगा तो बोलिएगा। थोड़ा सा मैं समाप्त कर लूं क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो अच्छा है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति के बाद हम देखते हैं कि आपका विदेशों में बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन स्थापित किए गए। सबसे पहला जो संगठन था, क्रांतिकारी नहीं था लेकिन सबसे पहला संगठित प्रयास जो था कि हम लोग एक संगठन बना करके अंग्रेजों का विरोध करें, तो वो कौन सा संगठन था, कोई बता सकता है? वो संगठन था जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जमींदारी एसोसिएशन के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला संगठित प्रयास अंग्रेजों के विरुद्ध कौन था, तो वो था जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, इसके अलावा भी हम देखते हैं कि बहुत सारे संगठन विदेशों में स्थापित किए जाते हैं क्योंकि भारत में तो संगठन बनाने की अनुमति थी ही नहीं अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अच्छा वायसराय में दो लोगों का नाम मैं भूल गया, एक है आपका लॉर्ड लिटन और एक है लॉर्ड रिपन। ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन होता है क्योंकि नाम भी जो है ना वो सेम है, लिटन और रिपन। पहले जो है आपका लिटन आता है और बाद में रिपन आता है। लिटन जो था जितना ज्यादा खड़ूस था उतना ही रिपन जो थे वो सज्जन थे। ठीक है, तो इन दोनों में आपको अंतर करना पड़ेगा। खास करके यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि प्रेस पर प्रतिबंध जो लगाने का कानून था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये लगाया किसने था और हटाया किसने था, तो आपको यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लगाया था लिटन ने, जो लॉ से शुरू होता है, और हटाया किसने था, रिपन ने हटाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन वाला था इसलिए अभी याद आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा जो जनगणना की शुरुआत हुई थी, यहां से भी क्वेश्चन पूछा था, ये भी क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है बीपीएससी का, कि जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वह किस वायसराय के टाइम पे शुरू हुई थी, तो कोई बता सकता है? लॉर्ड रिटन जी, लॉर्ड मेयो सर, लॉर्ड मेयो। हाँ लॉर्ड ठीक है, मेयो के 1872 में। बिल्कुल सही बात और है, फिर बिल्कुल सही सेकंड नजीस्ता सदन जी, रिपन। एब्सोल्युटली राइट। तो लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियमित जनगणना कब से शुरू हुई थी, मतलब रेगुलर जनगणना कब से शुरू हुई थी, कोई बता हाँ सकता सर, है? सज्जन रिपन के कारण, सज्जन रिपन। प्रतिभा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर रिपन रिपन, हाँ आपकी आवाज आ रही है नजिस्ता लॉर्ड जी। रिपन। प्रतिभा जी आप जब बोल रही हैं तो चिड़िया के चहचहाहट की आवाज आ रही है, थोड़ा नेटवर्क में कोई इश्यू है शायद। हेलो, हाँ अब बोलिए। बोले लॉर्ड रिपन सर, नियमित जनगणना कब से बता सकती हैं? हेलो, हाँ कब से हुई थी ये बता सकती हैं? रिपन के टाइम में 1881 है क्या सर? प्रतिभा जी रिपन के टाइम में हुई थी ये सही है, लेकिन कब हुई थी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही, किसको नहीं आ रही है? चलिए मैं ही बता देता हूँ, 1891 से। हेलो, हाँ हेलो, फिर से बोलिए क्या पूछे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है ढंग से प्रतिभा जी, थोड़ी देर के बाद ट्राई कीजिए, शायद नेटवर्क आपका डिस्टर्ब्ड है। हाँ बोलो शिवांगी। भैया हम कहीं
कहीं पे पढ़े थे कि लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है उसको आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है, ये हाँ, सही है? हाँ, बहुत सारा आयोग बनाया था वो, बहुत सारा आयोग बनाया था, बिल्कुल सही बात है। और उसी के टाइम में, अभी मैं आगे जाने ही वाला था, उसी के टाइम में बंगाल विभाजन भी हुआ था, जो कि महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, स्ट्रेची आयोग वगैरह उसके टाइम पे आया था, अकाल आयोग आया था। ठीक है, तो ये सब आयोग बहुत सारा आया था उसका, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग आयोग लाया था। वो जो था ना, बहुत बड़ा खरूस था और एकदम मतलब भारत को तोड़ ही देना चाहता था। ठीक है, और उसका स्टेटमेंट भी है कि कांग्रेस एक डूबती हुई जहाज है और मैं उसके डूबने में कुछ सहायता कर सकूं, ऐसा मेरा दिली ख्वाहिश है। इस तरह का उसका एक स्टेटमेंट भी आया था। ठीक है, तो वो बड़ा खड़ूस आदमी था वो लॉर्ड कर्जन जो था ना, 1905 ईस्वी तक रहा था। 1900 से लेकर 1899 में शायद आया था और 1905 ईस्वी तक रहा था। बहुत खड़ूस आदमी। तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर जनगणना की बात में कर रहा था। और उसके बाद 1885 ईस्वी में हम लोग पहुंच जाते हैं। वहां पर होती है कांग्रेस की स्थापना। किस विश्वविद्यालय में, किस विद्यालय में हुई थी? कोई बता सकता है? बताइए शैलेंद्र जी। तेजपाल संस्कृत विद्यालय था जी, बॉम्बे में था, तेजपाल संस्कृत विद्यालय। पूरा नाम? नहीं आ रही आवाज सर? पूरा नाम, पूरा नाम। पूरा नाम है उसका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। अच्छा, पहले हुई तो स्थापना बंबई में, लेकिन बंबई के स्थान पर पहले कहां पर होना था उसको? बताइए गुड़िया जी। सर पुणे। क्यों स्थगित हो गया था वहां पर? सर वहाँ प्लेग आ गया था सर, बीमारी की वजह से, इसी के वजह से बम्बई ठीक होना है, था। गुड 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 गुड, वेरी गुड। कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, कोई बताएगा कांग्रेस की स्थापना के समय? बताइए। सर 72। 72, गुड, राइट। चलिए, तो इस समय हो गया कि वायसराय कौन थे? तो डफरिन थे। स्थापना किस विद्यालय में हुई थी? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। पहले पुणे में स्थापित होना था, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण वो बंबई में स्थापित हुआ। एक और क्वेश्चन यहाँ से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका सेफ्टी वाल्व सिद्धांत किसने दिया था कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा हुआ? बताइए गुड़िया जी। डलहौजी सर। डलहौजी। ना 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 ना, डलहौजी उस समय कहाँ था? अच्छा अच्छा, 1 मिनट याद नहीं आ रहा कौन सा था। लाला लाजपत राय ने दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय जी ने दिया था। क्या था ये सिद्धांत, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? मेरे इसमें ऐसा था कि जो उस समय क्रांतिकारी गतिविधि ज्यादा था, तो उसमें अंग्रेजों को लगा था कि इनको थोड़ा सा, तो होम ने जब कांग्रेस का स्थापना किया था ना, उसके संदर्भ में सर इन्होंने कहा था कि वो अपने बचाव के लिए अंग्रेज जो है वो कांग्रेस की स्थापना करवाए हैं। मेरे हिसाब से यही फेस्टिवल है। जी बिल्कुल सही, सही बोला आपने। उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां विदेशों से बहुत ज्यादा हो रही थी और भारत में भी जो है कुछ संगठन बनने लगे थे। तो अंग्रेजों को लगा कि यदि भारतीयों को कोई ऐसा संगठन दे दिया जाए कि भाई वो अपील करते रहें, दलील अपना देते रहें, याचिका वगैरह करते रहें, और जब हमको इच्छा होगा तो उनका कुछ बात मान लेंगे और नहीं मानना होगा तो फिर बस हटा देंगे उसको, लॉलीपॉप वगैरह देते रहेंगे धीरे धीरे करके। और इस तरह से जो आंदोलन होगा वो उग्र नहीं होगा, हिंसक नहीं होगा, या फिर हमें उखाड़ फेंकने की लोग नहीं सोचेंगे, सोचेंगे कि भाई अंग्रेज ठीक ठाक अपना काम कर रहे हैं तो करने दो। तो यही कारण था कि उन्होंने सेफ्टी वाल्व सिद्धांत दिया था। उनका कहना था कि अंग्रेजों ने अपने बचाव के लिए, जिस तरह से कुकर में होता है आपका सेफ्टी वाल्व, कि अगर गैस बहुत ज़्यादा हो जाए, प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए तो वहाँ से गैस निकलने का थोड़ा सा स्थान होता है कि गैस वहाँ से निकल जाता है तो प्रेशर अंदर का कम हो जाता है, जिससे कुकर फटता नहीं है ना।
तो कुकर समझ लीजिए कांग्रेस को, और जो प्रेशर बन रहा था वो समझ लीजिए कि विदेशी क्रांतिकारी संगठनों के द्वारा बन रहा था, और कांग्रेस को समझ लीजिए कि सेफ्टी वाल्व जो कि गैस निकालने का काम कर रही थी। ठीक, तो यही था सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। एक और सिद्धांत था जिसको कहा जाता है लाइटनिंग स्ट्राइक प्रिंसिपल, त्वरित चालक सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये थोड़ा सा हमको भी देखना पड़ेगा, हमको भी याद नहीं है ये, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है सर। ऑप्शन पे तो पक्का मुझे याद आ जाएगा। थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। त्वरित चालक सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हो सकता है, हो सकता है, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है आपको याद है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एसएन बनर्जी सर। क्या? 1885 वाला, 1885 का अध्यक्ष था, उन्हीं के बीच हुआ था। एसएन बनर्जी। नाम पूछ रहा हूँ मैं, नाम पूछ रहा हूँ। नहीं। मुंबई अधिवेशन। नाम, हाँ, बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यूसी बनर्जी, सॉरी, डब्ल्यूसी बनर्जी। बिल्कुल नजिस्ता जी, आपको याद रहता है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं आप, इसीलिए मैंने बोला था कि वीडियो ऑन कर लीजिए। सब लोग एक साथ बोलते हैं तो सबका आवाज इको होने लगता है। चले, कोई बात नहीं, होता है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है कि दूसरे अध्यक्ष कौन थे? बताइए शैलेंद्र जी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, आर यू श्योर? यस। ओके, ठीक है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले, ठीक है। नेक्स्ट जवाब कोई और देगा सर? चलिए, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? सरोजिनी नायडू 1925 में। 1925, एकदम सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट और वो क्वेश्चन है। अधिवेशन मुंबई में था। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? 1905। एक साथ मैं नाम लूंगा, केवल वही बोलेंगी, ठीक है? चलिए, सवाल पूछने के बाद अब मैं नाम लूंगा, वही जवाब देंगी अपना माइक ऑन करके, ठीक है? चलिए, तो 1907 ईस्वी, 1907 ईस्वी में कहा हुआ था अधिवेशन? तंजीला जी बताइए। तंजीला जी बताइए, 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? चलिए, प्रतिभा जी बताइए। सूरत में। चलिए, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड, सही आंसर। ये चिड़िया के चहचहाने की आवाज क्यों आती है? प्रतिभा जी, आप अपना माइक तुरंत बोल करके तुरंत बंद कर लिया कीजिए, शायद नेटवर्क में कुछ डिस्टरबेंस है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं मैं। 1911 में क्या क्या घटनाएं हुई थी, ये बताइए। 1911 के दिल्ली दरबार में क्या क्या निर्णय लिया गया था? कोई बता सकता है सारे निर्णय? पहली बार जन गण मन गाया गया। प्रतिभा जी बोल रही हैं? यस भैया। बोलिए। पहली बार जन गण मन गाया गया था। अच्छा, और तो चलिए, नहीं पता है तो माइक ऑफ कीजिए, मैं किसी और के पास जाता हूँ। नजिस्ता जी बताएंगी? माइक पहले ऑन कर लीजिए। हाँ सर, वो जनगण मन हुआ था और फिर मुस्लिम बोले थे वो। हाँ, वो
याद नहीं आ रहा मेरे को। 1911 में कहाँ पे हुआ था? चलिए ठीक है, शैलेंद्र जी बताइए। हुआ याद नहीं आ रहा। बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा है। और मुझे एक ही पॉइंट याद है सर। और कोई एनीवन एल्स? तंजीला जी। कोलकाता की जगह पे दिल्ली को ठीक है, और बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। और असम अपने स्थिति में। बिहार के संबंध में क्या हुआ था? बीपीएससी दे रही हैं आप। गुड़िया जी बताएंगे? मेरे हिसाब से जॉर्ज पंचम बिहार आया। नहीं पता है सर। चलिए मैं बता देता हूँ, जितने भी घटनाक्रम हुए थे मैं बता देता हूँ। 1911 में, हाँ बोलिए तंजीला जी। बिहार प्रांत बनने की घोषणा। क्या? बिहार प्रांत बनने की घोषणा। नहीं, ये बहुत गलत बात है कि बिहार के संदर्भ में क्या हुआ था ये आप लोग नहीं बता पा रहे, जबकि बीपीएससी देना है। मैंने दो नोट्स दिए हैं। आपका बिहार का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें भी ये पॉइंट है, और जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट दिया हूं उसमें भी ये पॉइंट है। दोनों में ये पॉइंट है। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया था। 1911 में इसकी घोषणा हुई थी, 1912 में यह कार्यान्वित हुआ था। ठीक है। और जॉर्ज पंचम बिहार नहीं आया था, वो दिल्ली आया था महारानी मेरी के साथ। ठीक है। और उसी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और जनगण मन जो कहते हैं हम लोग कि राष्ट्रगान है, पता नहीं ये यूट्यूब पर जाएगा, कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो लिखा था जनगण मन, ये ब्रिटेन की महारानी के सम्मान में लिखा था, और इसीलिए उसको जॉर्ज पंचम के सामने पहली बार गाया गया था दिल्ली दरबार में। लेकिन कांग्रेस की मेहरबानी है कि जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। आज मैंने एक फेसबुक पोस्ट भी किया है जिसमें जनगण मन ओरिजिनल जो उसका रिकॉर्डिंग हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी के सामने, वो मैंने पोस्ट किया है। अभी थोड़ी देर में ये खत्म होता है तो मैं टेलीग्राम पर भी आपके चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। उस समय वो अलग था, ट्यून उसका अलग था, आईएनए का ट्यून था वो। ठीक है, उसमें थोड़े बोल अलग हैं, तो वो ओरिजिनल है जो कि हमारा राष्ट्रगान होना चाहिए था। लेकिन अब तो यदि कोई बदलने का कोशिश करेगा तो ये तो पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा, और फिर वो मोदी वर्सेस कांग्रेस होने लगेगा कि देश की विरासत को खत्म किया जा रहा है। लेकिन खैर जो सच्चाई थी वो मैं बता दिया हूँ, बाकी पॉलिटिकल मुझे नहीं होना। चलिए, तो दिल्ली दरबार में क्या क्या हुआ था? आपका जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के साथ आया था, दिल्ली आया था, और उसके स्वागत में जो है ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। इसका भी कार्यान्वयन जो हुआ था वो 1912 में ही हुआ था। ठीक है। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि बंगाल के विभाजन को रद्द करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? एनीबॉडी? भारतीय सुधार समिति। बताइए तंजीला जी। अरुणडेल समिति, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरुणडेल समिति की स्थापना कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर? गलत गलत हाँ। गलत। आई थिंक 1906 में ही की गई थी उसकी स्थापना।
मुझे भी ध्यान में नहीं है, देखना पड़ेगा। अरुणडेल कमेटी आई थिंक 1906 में स्थापना की गई थी। एक मिनट मुझे टाइम दीजिए जरा, ये सवाल 1906 ही दिया हुआ है। 1906 ही है ना? हाँ, तो 1906 में ही स्थापना की गई थी इसकी। ये इम्पोर्टेंट समिति है, इसलिए याद रखिएगा। और ये इसी ने रिकमेंड किया था, ठीक है, कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा, अब तो बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन तुरंत चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में? कोई बताएगा? बताइए। असहयोग स्वदेशी असहयोग आंदोलन किसने बोला, जरा नाम बताइए। स्वदेशी आंदोलन। थोड़ा देखिए, थोड़ा सा धैर्य रख करके और तब जवाब दीजिए। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राखी दिवस और शोक दिवस किसके कहने पर मनाया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, मैं थोड़ा सा नाम पुकारूंगा तब बोलिएगा गुड़िया जी प्लीज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और स्वदेशी आंदोलन के समय और क्या क्या किया गया था, कोई बता सकता है? स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया था? प्रतिभा जी, आवाज आ रही है आपको? बहुत देर से शांत हैं आप, चिड़िया की चहचहाहट आ नहीं रही है। चलिए कोई बात नहीं, नजिस्ता जी बताएंगी? बहुत कम बता रही हैं आप, पढ़ी नहीं है लगता है। नहीं सर, पढ़े हैं। स्वदेशी आंदोलन की बात करें ना, स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले। ये सही है जी? हेलो? हाँ बताइए। हेलो? हाँ बोलिए। सर गोपाल कृष्ण गोखले थे ये, जो स्वदेशी 1905 में जो हुआ था स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार। अच्छा, और क्या क्या किया गया था उस समय? हाँ, और बता रहे हैं और याद नहीं आ रहा सर, बोलिए। देखिए सबसे और कहाँ पे हुआ था? परंतु बनारस या बनारस कहीं अधिवेशन में हुआ था ये। एक दूसरे को राखी बांधी गई थी, ठीक है, बंधुत्व का प्रचार हाँ, किया गया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। नाम ही बहिष्कार किया गया स्वदेशी, था। नाम ही है स्वदेशी। इसका मतलब क्या है? स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया जाएगा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। बहिष्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन हो गया। अब 1906 में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी, कोई बताएगा? की स्थापना हुई थी। किसकी? शिक्षा परिषद। बताइए बताइए तंजीला जी। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना। सबसे महत्वपूर्ण घटना 1906 में क्या हुई थी? 1906 में बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का स्थापना हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। सर ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं सर। सबसे बड़ी घटना क्या हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सबसे बड़ी घटना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, जिसकी वजह से भारत बट गया। चलिए किसने की थी मुस्लिम लीग की स्थापना? सर सैयद अहमद खान। बताइए गुड़िया जी। सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ना? मेरे हिसाब से अली बंधु सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, आप लोगों ने नोट्स नहीं पढ़ा है, इसका मतलब बहुत गलत बात है सर। मैंने सबसे पहला बात बोला था कि सबसे पहले जो पीडीएफ पढ़ना है वो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का पढ़ना है।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सलीमुल्लाह खां। और यदि सलीमुल्लाह खां ऑप्शन में ना हो तो आगा खां। ठीक है, मुझे बोल रही आज आप लोगों का ना ईस्वी रटवा देता हूं मैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हूं, ईस्वी रटवा देता हूं और जो जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी उसके बारे में बताता चलता हूं, ओवरव्यू दे देता हूं। और जब नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे तब हम लोग, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि डेली ही मिल जाऊं, 1 घंटा डेली हो जाएगा ना, 1-1.5 घंटा, तो अच्छा खासा आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 5-6 लोग ही होंगे, लेकिन जब वीडियो में पोस्ट करूंगा ना यूट्यूब पर तो सब लोग देख करके फिर जुड़ेंगे नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि उनको एहसास होगा कि क्या खो रहे हैं वो। चलिए, तो ये हो गया आपका मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। हाँ ठीक है, सूरत अधिवेशन तो हुआ था, और क्या हुआ था उसमें? कांग्रेस का तीनों दल सर अलग अलग बट गए थे, जन दल, जन दल। ठीक है, प्रतिभा जी एकदम सही बोल रही हैं। हुआ था। सबसे पहले प्रतिभा जी ने जवाब दिया कांग्रेस का विभाजन, बिल्कुल सही। हाँ, सूरत अधिवेशन ही हुआ था। हाँ, चलिए तीनों आगे दल चले। बट गए थे। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी और कांग्रेस का विभाजन, बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे चलते हैं, महात्मा गांधी के पास चलते हैं। ठीक है, तो वैसे मेरी महात्मा गांधी से थोड़ी सी खुन्नस रहती है, लेकिन पढ़ना है तो चलना ही पड़ेगा। तो महात्मा गांधी भारत कब आए थे? ईस्वी बताइए। 1905। 5? 1915। 15 बिल्कुल सही है, 15 सही है। चलिए माइक ऑफ कीजिए और शैलेंद्र जी बताइए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 पोरबंदर। ठीक है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा किस स्कूल में हुई थी? श्यामल दास कॉलेज। कहाँ था वो? ये भावनगर। भावनगर, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही है। गांधी जी की माँ का नाम कौन बताएगा? बताइए गुड़िया जी। पुतली बाई। पुतली बाई, ओके। तंजीला जी, उनकी पत्नी का नाम? कस्तूरबा बाई। ओके, गुड, वेरी गुड। उनके बेटा का नाम कोई बताएगा? जी, बताइए। रामलाल साहब। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? बताइए बताइए। सबसे प्रसिद्ध जो हुआ है वो है हरिलाल। हरिलाल रामलाल दास। ठीक है ठीक है ठीक है। पिताजी का नाम कोई बताएगा? करमचंद गांधी। ठीक है, गुड, वेरी गुड। कहाँ के दीवान थे वो? राजकोट के। वेरी गुड नजिस्ता जी। चलिए, महात्मा गांधी के बारे में A to Z चीज याद होना चाहिए। मैंने गांधी युग का वीडियो बनाया है, वो आपने देखा होगा, परसों ही शायद मैंने पोस्ट किया था। एक एक चीज, और उसमें मैंने बोला है कि गांधी जी का अगर कुत्ता कोई होता ना तो उसके बारे में भी सवाल पूछ लिया जाता। तो इसलिए एक एक चीज याद होना चाहिए। महात्मा गांधी को जितना हाइप मिला है ना, उतना भारतीय फ्रीडम मूवमेंट में किसी को नहीं दिया गया। ठीक है, तो उनके बारे में A to Z चीज पता होनी चाहिए। चलिए, तो इसीलिए उनसे जुड़ा हुआ आंदोलन भी पता होना चाहिए। बताइए, ये बिहार से भी जुड़ा हुआ है और बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए किसने आमंत्रित किया था? बताइए गुड़िया जी। राजकुमार शुक्ल। ठीक है, नजिस्ता जी, किस अधिवेशन में? 1917 अधिवेशन, 1917 था। बताइए। लखनऊ सूरत। लखनऊ, एकदम सही। आगे? सही है। हाँ, लखनऊ एकदम सही है। प्रसाद शुक्ल कब हुआ था वहाँ लखनऊ पे गए थे उनसे अधिवेशन? मिलने के लिए।
कब हुआ था लखनऊ वो तो अधिवेशन? 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। 17 में तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। हाँ 17 में चंपारण अधिवेशन 16 में, 16 में हुआ था। ठीक है। अधिवेशन 15 में आए थे, मैं थोड़ा सा सीक्वेंस बता देता हूँ। 15 में भारत आए थे और आ करके उन्होंने राजनीतिक गुरु बनाया किसको? गोपाल कृष्ण गोखले जी को। और गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको कहा, एक ऑर्डर दिया या फिर सलाह दी कि आप पूरा भारत भ्रमण कीजिए, पूरा भारत घूमिए, अपना केवल कान चालू रखिएगा, मतलब कान ऑन रहे और मुंह जो है वो ऑफ रहे, मतलब बोलना कुछ नहीं, केवल सुनना है और भारत की परिस्थिति का जायजा लेना है, ठीक है, किसी से कुछ नहीं कहना है। तो वो उन्होंने ऐसा ही किया 1 साल तक। और उसके बाद फिर जब अधिवेशन हुआ 1916 में, कांग्रेस का अधिवेशन। अच्छा, कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ करता था वो हमेशा साल के आखिर में हुआ करता था। मैक्सिमम अधिवेशन आप देखेंगे कि दिसंबर में ही हुआ है, ठीक है। तो ये चीज याद रखने लायक है। अगर आपको डेट ना पता हो, अगर डेट एग्जैक्ट पूछ दे और आपको पता ना हो, तो दिसंबर वाला कोई भी जो ऑप्शन हो ना, एकदम बिंदास टिक मार दीजिए, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ट्रिक है ये सब। चले, तो राजकुमार शुक्ल जी ने उनको 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, कोई बताएगा? बताइए शैलेंद्र जी। हाँ सर, अध्यक्ष कौन थे? लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष। हाँ सर देखिए अभी याद था, अभी मजूम हाँ, सही जा रहे हैं आप, सही जा रहे हैं। टीआर मजूमदार। नाम भी भूले, मजूमदार। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अंबिका चरण मजूमदार। हाँ मजूमदार। चलिए, गुड। गुड़िया जी बहुत देर से शांत है, उनसे अब सवाल पूछेंगे। तो 1916 अधिवेशन में उन्होंने बुलाया उनको, और किस पद्धति से परेशान थे वहां के किसान, क्यों परेशान थे चंपारण के किसान, बताइए गुड़िया जी। तीन प्रणाली सर, तीन प्रणाली। नजिस्ता जी जब पूछता हूँ तो बताती नहीं है, और जब गुड़िया जी को मैं पूछ रहा हूँ तब आप बोल रही हैं। चलिए, गुड़िया जी से अगला सवाल पूछते हैं। तिनकटिया पद्धति क्या थी? सर 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा पर नील की खेती होती थी। ठीक है, गुड, वेरी गुड, इसको वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसके लिए क्या किया गांधी जी ने? गांधी जी ने आंदोलन किया। ठीक है, आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? सर इसका परिणाम ये हुआ कि जो 25% जो है अवैध ठीक जा रही हैं आप? क्या करते हैं उसको, अवैध भूल गए। चलिए, कोई बात नहीं। जो अवैध वसूली की जाती थी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो जो अवैध वसूली की जाती थी अंग्रेजी ठेकेदारों के द्वारा, उसका 25% रकम जो है वो किसानों को वापस कर दिया गया। हाँ, और 3 कठिया पद्धति जो है उसको समाप्त कर दिया गया। और इसके लिए क्या किया गया था कि एक आयोग का गठन किया गया था, जिसके सदस्य महात्मा गांधी भी बनाए गए थे, ठीक है। चलिए, और ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, ठीक। उसी वर्ष 2 और सत्याग्रह हुए थे। कौन कौन सत्याग्रह किए थे महात्मा गांधी ने, और कहां कहां किए थे? साबरमती आश्रम को सत्याग्रह। वो तो सत्याग्रह थोड़ी ना, साबरमती आश्रम की तो स्थापना हुई थी उस साल, सही बात है, एकदम सही जा रही हैं आप। लेकिन 2 और सत्याग्रह हुए थे, या आंदोलन कह सकती हैं या भूख हड़ताल कह सकती हैं, 2 और उस समय महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल का। ठीक है, गुड। और एक और हुआ था सर, खेरा आंदोलन हुआ था। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, एकदम सही जा रही हैं, गुड। चलिए सर, खेरा आंदोलन तो 1918 में हुआ है ना? क्या? खेरा आंदोलन 17-18 में हुआ है, कहीं 17 लिखता है, कहीं 18 लिखता है, मैं तो 17 टिक मारता हूँ। और ये मिल मजदूर वाला भी 1918 है। क्या? अहमदाबाद मिल मजदूर संगठन, हाँ, वो 18 में।
एक्चुअली क्या हुआ था, 17 में शुरू हुआ था और 18 में जाके खत्म हुआ था। तो कुछ लोग 17 लिख देते हैं, कुछ लोग 18 लिख देते हैं, वो राइटर पर डिपेंड करता है कि क्या लिखता है। और यही सब सवाल होता है जो कि कंफ्यूजन वाला भी होता है। तो अच्छा है कि क्लियर हो जाए। चले, अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कह सकते हैं वो तो असहयोग आंदोलन था, लेकिन उससे पहले एक और आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन हुआ था। और खिलाफत आंदोलन से पहले भी एक घटना हुई थी, क्या नाम था उसका? रॉलेट। रॉलेट एक्ट। वेरी गुड। रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 में। 1920। ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध कहाँ सभा हो रही थी जहां पर गोलीबारी कर दी अंग्रेजों ने? वेरी गुड, जलियांवाला बाग। बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में 2 साल पहले उसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक है, और जलियांवाला बाग में उसका रिनोवेशन करके और हाल ही में उद्घाटन भी किया गया था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और पंजाब में चुनाव भी होने वाला है, तो इस लिहाज से भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्योंकि पंजाब चुनाव होगा तो उसमें बीजेपी ये मुद्दा जरूर उठाएगी कि हम जो है जलियांवाला बाग का पूरा रिनोवेशन करवा दिए। ठीक है, तो ये मुद्दा निश्चित तौर पर उठने वाला है। राष्ट्रवाद का मुद्दा पक्का हावी रहेगा चुनाव में। तो चलते हैं आगे खिलाफत आंदोलन की तरफ। ठीक है, या फिर पहले ये बताइए कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किन किन नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध में जलियांवाला बाग आंदोलन में, जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी? कौन कौन से नेता थे जिनको गिरफ्तार किया गया था? बताइए शैलेंद्र जी। सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। चलिए, अब चलते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन की तरफ। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? क्या था खिलाफत आंदोलन? बताइए गुड़िया जी। सर, खिलाफत आंदोलन वैसे आंदोलन जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उसमें मुसलमान जो लोग थे वो तुर्क के जो सुल्तान थे उसको खलीफा मानते थे। और अंग्रेज लोग बोले कि अगर मेरे द्वितीय विश्व युद्ध में मेरा साथ दो तो मैं उनको बताइए बताइए, सही जा रही हैं आप। सर, द्वितीय विश्व युद्ध में जब मुसलमान लोग उसका साथ दिया, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध। जी सर, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 14 से लेकर 18 तक, 1914 से 18 तक। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 45 तक। तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध होगा। दरअसल हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज लोग क्या बोले, वादा किए कि भाई हमारा साथ आप लोग देंगे ना, तो तुर्की का जो खलीफा है उसको हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज लोग जीत गए तो फिर वहां पर परेशानी खड़ा कर दिए। ठीक है, और खलीफा का जो है वो बड़ा तिरस्कार करने लगे थे एक तरह से। तो दुनिया भर के मुसलमान जो है वो ब्रिटेन के खिलाफ खड़े हो गए थे। वैसे भारतीय मुसलमानों का उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी चूंकि दुनिया भर के मुसलमान उसके खिलाफ हो गए, तो भारत के भी मुसलमान उसके खिलाफ हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ। और गांधी जी को ऐसा लगा कि हिंदू, अगर यहाँ पर अगर हम कांग्रेस हिंदू संगठन होते हुए, एक तरह से हिंदू संगठन ही थी, क्योंकि अधिकतर जो आपके लोग थे कांग्रेस में वो हिंदू थे, और जो मुसलमान अधिकतर थे वो कहाँ थे? मुस्लिम लीग में थे। ठीक है, तो हुआ यूं कि गांधी ने सोचा कि अगर कांग्रेस अभी मुसलमानों का साथ देती है तो फिर आगे चल करके असहयोग आंदोलन में मुसलमान जो है वो हमारा साथ देंगे, यानी कि कांग्रेस का साथ देंगे। और यही कारण था कि गांधी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया था। ठीक है, वैसे उनका विरोध भी इस बारे में बहुत कुछ किया था, इस बारे में कंट्रोवर्सी भी बहुत सारा है। ठीक है,
और इसी समय में एक केरल के मालाबार में मोपला विद्रोह भी हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं कि वहां पर मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था। ठीक है, वैसे इस पर कंट्रोवर्सी है कि क्या सही था क्या नहीं है, क्योंकि वामपंथी इतिहासकार लिखते हैं आज तक कुछ सालों पहले तक मैं भी पढ़ता आया था किताबों में, बिपिन चंद्रा वगैरह की किताबों में लिखा हुआ है कि जो मोपला विद्रोह था यह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। लेकिन अब जो नए शोध सामने आ रहे हैं, नए जो इतिहासकार इतिहास लिख रहे हैं, उनके हिसाब से वहां पर मुसलमानों ने हिंदुओं का नरसंहार किया था। ठीक है, तो इस पर कंट्रोवर्सी है, तो कंट्रोवर्सी में नहीं जाना, लेकिन जो फैक्ट है वो हर तरफ का हमें पता होना चाहिए। जो वामपंथी इतिहासकार लिखते हैं, जो आपके हिंदूवादी या फिर राष्ट्रवादी इतिहासकार लिखते हैं, उन सब के बारे में हमको फैक्ट पता होना चाहिए। जी शैलेंद्र जी बताइए। सर बोलिए। आप हाथ उठा रहे थे सर। नहीं, मुझे कुछ मैसेज आ रहा था, इसको मैं बोला। ओके ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग समाप्त कर देते हैं। ठीक है, या फिर असहयोग आंदोलन तक चलते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने वादा खिलाफी की थी, तो फिर यहाँ पर पूरे विश्व भर में मुसलमानों का आंदोलन ये शुरू हो गया था और गांधी जी ने उनका साथ देने का वादा किया और सहयोग किया भी। ठीक है, लेकिन हुआ यूं कि खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया और इस कारण से ये आंदोलन भी जो है वो समाप्त हो गया था। ठीक है, और इसके जस्ट बाद फिर असहयोग आंदोलन शुरू हो गया 1920 में। कब हुआ था डेट किसी को कोई बता सकता है? असहयोग आंदोलन शायद 1 दिसंबर 1920 से 22। नहीं डेट पूछ रहा हूं मैं, वो ईस्वी नहीं, डेट पूछ रहा हूं नजिस्ता जी। अच्छा, दिसंबर में हुआ था। जी तंजीला जी बताइए, किरण जी बताइए। बताइए किरण जी, आप बोल रही थी। 20 जून 1920। जी आप श्योर हैं? डेट तो खैर मैं भी भूल गया, लेकिन आप लोग याद जरूर रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख करके बता देता हूँ, मैं चीटिंग कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से 1 अगस्त 1920 था। हाँ मुझे भी और यही बाद याद में है, जब 8 अगस्त। दिसंबर में अधिवेशन हुआ ना कांग्रेस का, उसमें इसको पारित किया गया। मुझे भी 8 अगस्त ही याद है। एक सेकेंड रुक जाइए। दिसंबर 1920 में ये जो है नागपुर अधिवेशन में इसके बारे में प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, और आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त को हुई थी, 1 अगस्त। ठीक है, और मैंने एक ट्रिक भी बताया था गांधी जी वाले वीडियो में, शायद मैंने बताया है कि अगर गांधी जी से जुड़ा हुआ कोई भी आंदोलन हो और अगर डेट ना पता हो तो अगस्त का कोई भी डेट मार दीजिए। ठीक है, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो चाहे कोई भी आंदोलन हो। अब जाके जुड़ रही हैं ये ज्योति भगत और बाकी लोग। इतना टाइम बीत गया, काम खत्म है, अब खत्म करने वाले हैं हम। 9 बजे ही टाइम था, अब भूख लगी हुई भाई। सर वोट ऑफ थैंक्स के लिए लोग आएंगे। और लगातार मैं बोल भी रहा हूँ। तो असहयोग आंदोलन जो है नेक्स्ट डे शुरू करेंगे, और नेक्स्ट डे ऑफिस से आते ही मैं बता दूंगा कि मेरी स्थिति है या नहीं है ये डिस्कशन करने लायक। तो मैं बता दूंगा पहले ही, लगभग 1 या 1.5 घंटे पहले मैं आपको सूचित जरूर कर दूंगा। ठीक है, कि कब डिस्कशन होने वाला है। ओके, मुझे लगता है कि मजा आया होगा जो लोग शुरुआत से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी उनकी, और नेक्स्ट टाइम भी वो जुड़ना पसंद करेंगे हमारे साथ। जी हाँ सर, चलो एक क्वेश्चन है सर। जी बोलिए नजिस्ता जी। सर पता है जितना भी प्रीवियस का क्वेश्चन देख रहे हैं और बीपीएससी ऑडिटर का भी जो रिजल्ट एग्जाम हुआ उसमें देखिए ना सर, आधे से अधिक क्वेश्चन क्या कहते हैं, आधे से ज्यादा क्वेश्चन वाइस राय जनरल ये सब क्यों डाला हुआ, कौन किस काल में था,
कब 1857 की क्रांति में हुआ, लॉर्ड इरविन की, वो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन बहुत कम है। आप लेट से जुड़ी हैं क्या? जनरल वॉइस। अच्छा, बहुत दिक्कत हो सकती है। आप इस डिस्कशन में लेट से जुड़ी थी क्या? हाँ, था लेट से एडमिशन। मैंने सबसे पहले यही डिस्कस किया है। सबसे पहले मैंने यही डिस्कस किया है कि गवर्नर जनरल एवं वायसराय से क्या क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने डिस्कस किया। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिया है, जिन्होंने जवाब नहीं दिया उनका जवाब मैंने दिया है। और ये वीडियो जब YouTube पर अपलोड होगा तो आप देख लीजिएगा शुरुआत से, ठीक है। और आप सभी लोग जो लेट से जुड़े हैं वो नेक्स्ट डे से टाइम पर जुड़िए तो ज़्यादा फायदा होगा। बाकी YouTube पर अगर ये रिकॉर्ड हुआ होगा, अगर सेटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं पक्का YouTube पर डाल दूंगा। पता है पिछला भी रिकॉर्ड हुआ था लेकिन मेरे फ़ोन में मेमोरी कम था और गलती से वो डिलीट हो गया, इस कारण से YouTube पर मैं नहीं डाल पाया। लेकिन आज का सेशन जरूर डालूंगा। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं आज। सॉरी, गुड़िया जी तो खैर जुड़ी हुई थी पहले से। किरण जी लेट से जुड़ी हैं तो आपको मैं जी सॉरी बोलता हूँ मैं। ज्योति भगत भी लेट से जुड़ी हैं, आपको भी सॉरी मेरी तरफ से। कि वैसे गलती आपकी है, सॉरी मैं क्यों बोलूँ, सॉरी आपको बोलना चाहिए। तो हाँ सर, हम लोग सॉरी बोलते हैं। फिर भी कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम से मैं और पहले बता दूंगा और आप लोग टाइम से जुड़ जाइएगा। ये वीडियो आप लोग YouTube पर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबको गुड नाइट, जय हिंद और गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हमारे देश को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे। भगवान के ही हाथ में है, मोदी जी के हाथ में तो रहा नहीं है। सॉरी सर, अब सवेरे जुड़ जाएंगे, लेट से नहीं जुड़। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे गलती बोल गया भाई, कोई बीजेपी वाला हो तो। मैं भी बीजेपी वाला ही हूँ वैसे, लेकिन मोदी जी के हाथ में सही में देश फिसलता जा रहा है क्योंकि छात्रों का वो सुन नहीं रहे हैं। और थोड़ा सा उनको ध्यान जरूर देना चाहिए, नहीं तो अगली बार बड़ा दिक्कत में आ जाएंगे। जितने गुस्से में है ना छात्र, मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे। तो मुझे नहीं लगता ये सर रिकॉर्ड करके YouTube पे नहीं डालेंगे ना मोदी जी वाला बात। ये सब कुछ डालाएगा। मैं कुछ भी छुपाता नहीं हूँ किसी से, मैं किसी से कुछ भी छुपाने वाला नहीं हूँ। मेरा जो है ना जिंदगी एकदम खुला किताब है सर। नहीं सर, लेकिन क्या है ना सर, हम लोग सरकारी नौकरी वाले हैं तो हमारे लिए दिक्कत है। आपने थोड़ी ना अपनी राय दी है, मैंने अपनी राय दी है, मैंने अपने बारे में बताया। आपने थोड़ी ना बोला कि मैं बीजेपी वाला हूँ। नहीं सर, जो जुड़ा है वो सब सहमत है आपसे। चले ठीक है, अच्छी बात है। फिर चले, फिर गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम। गुड नाइट।